इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th कृतिका भाग 2, जिसका हम 5वां अध्याय अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक का नाम है आज्ञा। तो चलिए जानते हैं कि लेखक का ये आश्रय किस लिए था कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय गंवाने से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें हिरोशिमा कांड के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं है। मतलब आसान नहीं है और यह भी नहीं जाना जा सकता है कि वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। उस लोगों का स्पर्श किया जा सकता है, मतलब सोचा जा सकता है तो लिखा भी जा सकता है। अगर हम ठान लेते हैं कुछ करने का तो कर भी सकते हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लिखता क्यों हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता कि मैं क्यों लिखता हूँ। सबसे पहले लिखो और फिर पढ़ो कि मैं क्यों लिखता हूँ। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे क्या। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। यही लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर मतलब क्या होता है, भीतर का अंदरूनी, मतलब अपने अंदर के भाव व्यवस्था को जो अंदर भर कर रखा हुआ है उसको पहचानता है, अपने आप को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं अभी भी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर, मतलब एकदम बुद्धि अपना एक जगह कर एकदम ध्यान अपने एक जगह पर केंद्रित करके होकर उसे देखने और पहचानने, लेकिन इसलिए लिखता हूँ। देखो यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। अब देखो, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार मतलब सब कुछ ना कुछ नया रच सकते हैं, लेकिन सब लेखक कुछ नया रचने के लिए नहीं बने होते हैं। सबसे नहीं हो पाता है उतना, न उनका सब लेखन ही कृति होता और न ही जो लिखते हैं वही कुछ अनोखा होता है या नया होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, जो भी लेखक है इसलिए लिखता है। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बावजूद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जा सकता है। मतलब कुछ ख्याति मिल जाए, चाहे कुछ बाहर से भी लिखा जा सकता है। जैसे में लेखक ने हिरोशिमा कांड पर लिखा था जो जापान में हुआ था, ठीक है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाश के तकाजे से, संपादकों जो वहां पे थे तो संपादकों के आग्रह से वो इनसे करुणा से आग्रह किए थे, बोले थे कि प्रकाशन के तकाजे से, मतलब छापने के लिए आर्थिक आवश्यकता मतलब क्या, अपने वहां उन लोगों का आर्थिक पैसा वैसा थोड़ा कम कमाते होंगे, नहीं बिकता होगा, तो आर्थिक आवश्यकता से वो लोग बोले कि भैया लिखो। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ही भेद बनाए रखते हैं और उनको लिखने के लिए पैसा दिया जा रहा था, लेकिन ऐसे भी लेखक ईमानदार होते हैं। कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, मतलब कौन सा पल, कौन सा सामान, कौन सा चीज भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का मतलब बाहर से कुछ प्रेशर आ रहा है तो उस दबाव का दूसरे यह भी होता है कि मतलब दूसरा तो है, अब उस दबाव का यह भी कारण हो सकता है कि बाहर का दावा वास्तव में दावा नहीं रहता। बाहर का दावा जो हम बाहर का सोच लेते हैं वो असल में वो नहीं होता हमारे साथ जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम उसको माने बैठे हैं कि सही हमारे साथ होगा वो। अब देखो, खुजली भूत होता है, नहीं होता है, लेकिन हम भूत से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि साला भूत है।
इसी तरह मानो मत की कुछ है, एकदम बाहर के दबाव को बाहर ही ढकेलो और अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाओ। वह मानो भीतरी उन्मेष मतलब अंदर से, उन्मेष मतलब प्रकाश, भीतरी प्रकाश का किरण बन जाता है और जो बाहर के दबाव को रोककर अंदर के दबाव को बाहर निकाले तो एक तरह से प्रकाश का कारण बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मा अनुशासन का महत्व बहुत होता है। अब देखो, कोई भी लेखक है तो उसका स्वभाव और उसका अनुशासन दोनों एक तरह से सटीक बैठता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। मतलब कुछ आलसी लोग भी होते हैं जो बाहरी दबाव के नहीं लिख सकते। कोई सिगरेट पीते पीते लिखता है, कोई शराब पीकर लिखता है, कोई चॉकलेट खाकर लिखता है, कोई कॉफी पीकर लिखता है, लेकिन लिखना तो है। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाता है, और न बजे तब तक। ये बात सही है, हम भी सोचते हैं कि भाई अलार्म बजेगा तो उठेंगे। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार मतलब लेखक बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक तंत्र की तरह काम में लाता है। मतलब अब देखो, वह केवल समर्पित हो जाता है उस चीज पे कि भैया हाँ, लेकिन उसको वो सहायक यंत्र के काम में उसको लाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का जीवन है, अलार्म बजने से पहले उठो। कभी कभी होता है कि अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता हूँ, जिसे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहता है, और जो सहायक के तौर पर उस सामान का अलार्म का इस्तेमाल करे वो भौतिक तर्क पर भी साथ उसका संबंध होता है। देखो, जैसे अलार्म बजता है ना तो कुछ लोग उठ जाते हैं और कुछ लोग आलसी रहते हैं जो पड़े रह जाते हैं। वैसे हम पड़े नहीं रहते हैं, मेरे को सुनाई दे दिया तो उठ जाएंगे, नहीं सुनाई देता है तो क्या करूं, सुतले रह जाते हैं। यंत्र की तरह का मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होता। मतलब देखो यार, उस अलार्म की जरूरत कभी नहीं पड़ती, लेकिन उससे कभी हमें बाधा भी हमको मतलब दिक्कत भी नहीं होती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कह सकता हूं कि मैं सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाता है तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, अलार्म बज जाता है तो भी क्या टेंशन, काय को टेंशन लेने का। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, मतलब ये अंदर की व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानन बड़ा कठिन है। मतलब इसको बताना बहुत दिक्कत वाला बात है। क्या वह नहीं होता, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होता है। अगर इसका उदाहरण दे दिया जाए तो वही ज्यादा उपयोगी हो जाता है। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं, इससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। किसका? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मेरी नियति शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। रेडियम की वजह से, रेडियम वाले मशीन का, चाहे रेडियम जहां पर हो, रेडियम का एक तरह से वेव क्या हो जाता है, तरंग, एक तरंग का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। तो विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचते जहां अणु का भेदन संभव हुआ। अणु मतलब परमाणु। तो परमाणु का ये लोग भेदन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियम उसी में होता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में ये अध्ययन करना चाहते हैं। तो रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, मतलब देखो परमाणु का क्या इसमें महत्व होता है, क्या उसका प्रभाव होता है।
एक परमाणु कहीं फूटता है तो क्या उससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इन सब का पुस्तकीय और संवैधानिक ज्ञान तो मुझे था, मतलब पुस्तक का ज्ञान, संवैधानिक ज्ञान तो था, बात व्यवहार से सुना था, पुस्तक पढ़ा था। फिर जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा, और जो प्रभाव उसके हुआ था फूटने के बाद उसके बारे में भी पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण जो था, ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया था कि भैया हाँ हो सकता है। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति, जो ये विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मतलब बुद्धि का विद्रोह इसमें स्वाभाविक था कि इतना ज्यादा विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। क्या है? बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी है। एवं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती है, फिर भी वहां पर बम फेंक कर मार देते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना जीव का हत्या हो रहा है, और जीव के इस अपव्यय से जितना ये अपव्यय मतलब क्या, जीव का इतना बड़ा तौर पे हत्या, इतना उसका मिसयूज, दुरुपयोग से व्यथा भीतर उमड़ती है। मतलब अंदर से एक अलग ही झुंझुनाहट आ जाती है कि क्या करो इन सब का, काहे करते हैं ऐसे। उसे एक सीमा तक परमाणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकता हूँ, और उस परमाणु बम द्वारा जो जीव नाश हुआ होगा उसका अनुभव तो किया ही जा सकता है कि एक परमाणु बम फूटा तो क्या क्या हुआ था। और पानी में जब परमाणु बम फोड़ा जाता है तो समझ लो भूकंप आ जाता है, पूरा समुद्र हिल जाता है। जापान जाने का अवसर मिला, क्योंकि लेखक लोग जाते रहते हैं, तब हिरोशिमा भी गया और वहां अस्पताल भी देखा, जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग, जहां रेडियम से घायल होकर लोग वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं अस्पताल में। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव करना और उसको अपने पर लेकर, अपने पर झेल कर महसूस करना वो अलग होता है। पढ़ना और महसूस करना दोनों बात अलग अलग होता है। कम से कम लेखक के लिए अनुभव तो घटित का होता है, मतलब अनुभव तो केवल घटने का होता है, लेकिन अनुभूति, संवेदना मतलब भाव क्या, अपने ऊपर जिस तरह झेलने के बाद एक तरह से व्यथा उमड़ती है ना, भाव और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। क्या कर लेती है? आत्मसात कर लेती है, मतलब उसको आत्मा से मिला देती है, मतलब एक अलग से भाव प्रकट होने लगता है उसके प्रति, जो वास्तव में लेखक के साथ घटित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो सोच सकता है देख कर क्या क्या हुआ होगा। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, और आत्मा से देखोगे ना तो ज्वलंत प्रकाश में आपको दिखाई देगा। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है, मतलब जो अनुभूति करते हैं वो सामने आ जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये जो अनुभूति था प्रत्यक्ष की कसर थी, यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। क्या है? लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रह गया होगा, और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मो पदार्थ, जो रेडियम परमाणु बम का पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होगी, मतलब उसमें समा कर उसके चिथरे करके
वहां से निकल गई होगी, जो आसपास से मतलब उसको नष्ट कर दी होगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, और जो आसपास से आगे बढ़ी वो पत्थर को झुलसा दिया, लेकिन बाकी बीच का छवि बचा है। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। जिस व्यक्ति पर अटका होगा उसको तो भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जो भी हुआ था वहां पे जैसे पत्थर पर लिखी गई है, और जो भी ट्रेजेडी हुआ था वो पत्थर पर लिखा गया था। देखो ये पत्थर पर किस तरह छाया जहां पर पड़ा है वहां पर ठीक है, और बाकी सब यहां पर झुलस गया है। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, मतलब जब से जैसे मैं छाया देखा तो लगा कोई जोर से थप्पड़ लगा कर गया। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया, और शरीर के अंदर एकदम खूब सा गर्मी आ गया, गुस्सा आ गया, और लेकिन तुरंत गुस्सा शांत भी हो गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया है। मतलब जो विस्फोट हुआ है मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष मतलब मेरे भाव में उस समा गया है। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भक्त बन गया, और एक तो स्वयं था कि जो हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ उसका मैं भोक्ता बन गया, सॉरी भक्त बोल दिया, भोक्ता बन गया। भोक्ता मतलब क्या, मतलब जिसके ऊपर झेला है, बीता है, तो वो बन गया। क्योंकि जब दर्द देखने के बाद ना आगे जब सांस रुक जाती है भैया, सांस रुक जाती है। जब समझो कि फिल्म में एक फिल्म की शूटिंग होती है तो रुवाई वाला सीन देखकर हम लोग रो पड़ते हैं। उन लोगों के सामने समझो कि हाथ कटा, पतला दुबला मड़ैयल पूरा जला हुआ आदमी सामने दिखेगा तो क्या हालात होगा। इसी में से वह व्यवस्था जगी, भीतर की आकुलता बुद्धि, जो आकुलता बुद्धि था, बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। क्या लिखी? हिरोशिमा पर कविता। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी है इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुता है। मतलब प्रस्तुता का मतलब क्या हो जाता है? उत्पन्न है। वह अनुभूति मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है। यही मेरे निकट महत्व की बात है कि भैया हम उसको देखे हैं। और जो कविता लिखा जा रहा है ना, मैं आपको अगले भाग में, आप इसके नीचे वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको कविता मिलेगा। ठीक है, घबराने का नहीं, और नहीं समझ में आया तो मैसेज आप कर लीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? 2 नंबर, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि इसको आपको खुद से पढ़ के बताना है। चार नंबर, कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ ब्रह्म दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये ब्रह्म दबाव कौन कौन से होते हैं? क्या ब्रह्मा दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? 6 नंबर, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंततः वह ब्राह्मण दोनों दबाव का परिणाम, मतलब यहाँ पर ब्राह्मण नहीं ब्रह्म होगा, तो ब्रह्म दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? ब्रह्म मतलब दोनों तरफ से। 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। हिरोशिमा का जो घटना है विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में बताना है। 8 नंबर, एक संवेदनशील
युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका निभाती है। मतलब दुरुपयोग, मतलब अब विज्ञान के दुरुपयोग करने में आपकी क्या भूमिका है, मतलब आप विज्ञान को कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत काम कैसे कर रहे हैं विज्ञान से। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग फोन में पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दो, ये आप दुरुपयोग कर रहे हो। आप फोन से आप अपने पढ़ाई का काम करो, कॉलिंग का काम करो, लेकिन उसको फालतू में इस्तेमाल मत करो, फालतू कामों के लिए तो और मत करो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में जब नीचे देखोगे तो दिखेगा ये वाला कविता, हिरोशिमा का कविता, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके दे सकते हैं, नहीं तो कुछ दिन में आईडी कार्ड अपलोड हो जाएगा। चाहे अभी जब आप देख रहे हैं तो आईडी कार्ड अपलोड हो भी गया हो, आप उस पर कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। धन्यवाद।